मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को खुद बाहर आना पड़ेगा या फिर उन रिप्रेजेंटेटिव से खुद भी मिलना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा सवाल है, अगर स्टूडेंट्स को बाहर आना है, हमने रिप्रेजेंटेटिव्स किस लिए भेजे? मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, जेकेएसएस एक पब्लिक ऑफिस है, आपको वहाँ जाना है, उनको वेलकम करना चाहिए। हम अपने ग्रीवियंस लेकर किसके जाएंगे? पहली बॉडी जेकेएसएस भी हमारे माइंड में है। बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मैं अपनी प्रॉब्लम लेके जो आपको सॉल्व करनी है, आपने वो और एक्सेसरेट किया उस प्रॉब्लम को, मैं आपके पास भी आऊँ, मैं कोर्ट भी चला जाऊँ, मैं सड़कों पे प्रोटेस्ट भी करूँ। सबसे प्रीशियस टाइम, जिस टाइम पे अपनी इस बेस्ट एनर्जी को मैं यूटिलाइज करके एक एंटरप्रेन्योर बन सकता था, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता था, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता था। एनर्जी थी ना इस टाइम पे 20 to 30, दिस इज द पीक एज ऑफ एनर्जी। हमें अक्सर लगता है कि एक टीचर होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे सब्जेक्ट्स को बहुत आसान कर देते हैं। वैसे ही किसी टीचर के साथ आज हमने बात की है जिनका नाम है बाबर सर, और जो ट्रिपल एस के बहुत ही रिनाउंड टीचर हैं। बहुत बच्चे उनको पसंद करते हैं, उनके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। जीएस, जे एंड के जीएस, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बच्चों ने उनका बहुत साथ दिया है। तो उन्हीं टीचर के साथ बाबर सर के आज हमने बात की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए एंड होप यू विल लाइक इट। तो प्लीज़ आइए बात करते हैं सर के साथ। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। माय प्लेजर एज वेल। तो सर, सबसे पहला मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैं मोस्टली सब टीचर से पूछता हूँ कि एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशन ही क्यों, मतलब इतनी कम एज में टीचर बनने का जो सपना बहुत कम लोग देखते हैं या फिर चूज़ करते हैं। सो वाई टीचिंग? टीचिंग मेरे लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे लिए पैशन है। मतलब एक ऐसा काम जिसको करने में मुझे मज़ा आता है। बचपन से ही था, मुझे याद है मैं छोटा था तो तब से वो टीचर और स्टूडेंट हम गेम्स खेला करते थे, वहाँ पे मैं टीचर बनता था। और उसके बाद मेरी एजुकेशन जो हुई है बेसिकली वो गांव में ही हुई है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आती थी वो आती थी साइंस और मैथ्स के टीचर की। ये बहुत दिक्कत आती थी वहाँ पे। यह हमें हाई स्कूल में भी रही, हाई सेकेंडरी के अंदर भी रही। तो जब मैं हाई सेकेंडरी में था 11th और 12th में, मेरा मैथमेटिक्स और साइंस दोनों थे, बहुत अच्छे थे। तो मैं अपने स्टार्टिंग में मैंने अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना शुरू किया और मैं शौक से पढ़ाता था। मैं बिल्कुल ऐसा करता था, एक लेसन प्लान बनाता था उनके लिए कि मुझे आज उनको ये करवानी, ये एक्सरसाइज हमने करनी है। तो मैं पहले खुद अच्छे से पढ़ता था, फिर उनको पढ़ाता था। एंड सबका यही होता था कि एक लेक्चरर ने भी पढ़ाया, एक टीचर ने भी पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया, उनको मुझसे वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आती थी। तो मेरा मानना यही है कि टीचिंग इट्स एन आर्ट, एक आर्ट है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है उस सब्जेक्ट में और आप उस सब्जेक्ट को अच्छा भी पढ़ा पाएँ। फिर मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखे हैं कि बहुत से हमें कॉलेज में प्रोफेसर उनके पास नॉलेज इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा नॉलेज था कि कोई हद नहीं। ऑफ कोर्स प्रोफेसर थे, बट उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, उस चीज़ को डिलीवर करना, सामने वाले को वो चीज़ समझाना, ये आर्ट है, ये टीचिंग है जो हर किसी में नहीं होती है। तो उस टाइम पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊँगा। हाँ, मज़ा आता था मुझे पढ़ाने में कि पढ़ूँगा, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाऊँगा। आइडियाज़ कुछ और थे। ऑनेस्टली मेरे प्लान्स बहुत चेंज हुए। कभी डॉक्टर बनना चाहता था, कभी हायर स्टडीज़ में जाने का शौक किया, कभी कुछ और। 12th तक ऐसा ही चलता रहा। 12th में, जब मैं 12th में था तब तक मैं होम ट्यूशन्स पढ़ाता था और अच्छा रिस्पॉन्स आता था, स्पेशली मैथ्स और साइंस का। तो जब मैं 12th में था, हायर सेकेंडरी में, मैं 11th और 12th को मैथमेटिक्स भी पढ़ाता था, फिज़िक्स भी पढ़ाता था डोडा में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, कहरा। वहाँ पे मैथ्स भी और फिज़िक्स भी, क्योंकि लेक्चरर नहीं थे, बीच में आते थे, फिर पता नहीं क्या हो जाता था, वापस चले जाते थे, कॉन्ट्रेक्चुअल होते थे, तो वो कोई कंसिस्टेंट नहीं रह पाया वहाँ पे। तो वो चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ती थी। और उसी टाइम पे जब मैं हाई सेकेंडरी में था, 12th में था, वहाँ पे एक प्राइवेट अकेडमी हुआ करती थी। वहाँ पे जो बच्चे थे वो मुझसे पढ़ते थे होम ट्यूशन,
और वहाँ पे जो टीचर था उनको उससे समझ नहीं नहीं आई। होता। ऑफ कोर्स उसको नॉलेज होगा, बाकी बच्चों को आती थी, बट जिन्होंने मुझसे पढ़ा उनको वो फील नहीं आ रहा था। तो उस हाई सेकेंडरी ने वो स्पेशल क्लासेस लेते थे उन बच्चों की। मुझे वहाँ पे जाना पड़ता था हाई सेकेंडरी से, अपने स्कूल से उठ के वहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए, स्कूल में मतलब गेस्ट फैकल्टी अलग से उन बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम थे। 12th हो गई, उसके बाद क्योंकि हमारा वहाँ विंटर जोन होता है, हमारा दिसंबर में हो जाता है कंप्लीट, यहाँ पे मुझे एडमिशन लेनी थी तो जून जुलाई शायद उस टाइम पे एडमिशन होती है, उसी टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली। तो काफ़ी गैप था, काफ़ी टाइम था। तो मैंने खुद जिस स्कूल में पढ़ा था 5th तक, एक प्राइवेट स्कूल था, तो उन लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि आप यहाँ पे जितना टाइम आपके पास है आ जाओ। और वहाँ पे मैं शौक से जाना चाहता था, चाहे वो मुझे कुछ दे या नहीं, मैं जाना चाहता कि मैंने यहाँ पे पढ़ा है, मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ। मतलब दैट वाज, वो मेरे लिए पहली बार ऐसा था कि मुझे फील हुआ कि मतलब ये रियलिटी है, मतलब मैं अपनी उस रियलिज्म के अंदर था कि हाँ मुझे यही करना यही चाहिए। करना। दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे या तो फिजिक्स में ऑनर्स करना है या तो मुझे मैथमेटिक्स में ऑनर्स करना है। बट फिर से कुछ ऐसा हुआ, हायर सेकेंडरी में ही एक एनवायरनमेंट साइंस के लेक्चरर थे, उन्होंने कहा कि अगर आप ऑनर्स करोगे आपका नॉलेज लिमिटेड रह जाएगा एक ही सब्जेक्ट तक। ठीक है, एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी, हायर स्टडीज़ की लॉन्ग जर्नी होती है, आपको पीजी करनी पड़ती है, आपको पीएचडी भी करनी पड़ सकती तब तो है, एमफिल भी थी। नेट, हाँ तब एमफिल भी था, नेट सेट, बहुत लंबा सफ़र हो सकता है ये। इट इज़ बेटर कि कुछ और देख लो। तो हमें वहाँ पे माइंडसेट ऐसा था कि अगर आपने आर्ट्स लिया अपना लायक हो, ऐसा ही भाई जिसने आर्ट्स लिया उसकी कोई वर्थ नहीं है। आज भी यही है सर। हाँ आई थिंक आज भी यही है, तो कि भाई इसकी कोई वर्थ नहीं है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आगे एडमिशन आर्ट्स में लूँगा, मुझे माइंड में यही था कि जो सब्जेक्ट मुझे ग्रेजुएशन में थे वो ही लूँगा। बट फिर से कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिनने मेरा माइंड चेंज किया। आई डिसाइडेड टू गो फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए जाना है। तो अभी एडमिशन लेने से पहले एक तो प्राइवेट स्कूल वहाँ पे पढ़ाता था, दूसरा एट द सेम टाइम मैंने वहाँ पे अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन शुरू किया। वाह। हाँ 12th तक अपने कुछ फ्रेंड्स जमा किए और खुद भी उसको लीड किया। लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल एलसीडी, उसका प्रॉपर एक यूट्यूब चैनल बना है जहाँ पे मैंने जेकेएसएसबी के रिलेटेड पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाया हुआ है कोविड के टाइम पे। तो उसी नाम का ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन वहाँ पे कहरा में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तहसील कहरा है ये मेरा होम टाउन, वहीं पे ये खोला। अच्छा चला, अर्निंग भी अच्छी हुई। और वहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम नोटिस की कि जो रूरल एरियाज़ में स्कूल हैं, टीचर्स, क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहता, बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कत। मुझे अभी भी याद है, आई स्टिल रिमेंबर, मैथमेटिक्स में जो हम चीज़ पढ़ाते हैं माइनस माइनस प्लस, लिटरली बच्चे की नोटबुक पे लिखा था माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये लिखा था। आई वाज शॉक्ड। 10th क्लास के बच्चे थे जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम थे, उनको साइंस को ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता था उर्दू में। हाँ, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन प्रोसेस समझाने के बजाय उनको फोटोसिंथेसिस का उर्दू में मीनिंग लिखा हुआ था बुक्स पे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ये रूरल एरियाज़ की रियलिटी। आई डोंट नो अब कितना चेंज हुआ होगा, बट मेरे टाइम पे आज से 10 साल पहले 2016-17 की बात है, उस टाइम पे ये सिचुएशन थी। तो मुझे वो माइंड में आया कि इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम ऐसे ही रहेंगे पीछे, हमारा इलाका और ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रहेंगी। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर मैं यहाँ पे रह के अपने आप को बहुत तुरम खान समझता हूँ, तो वो बच्चे जो शहरों में पढ़ते होंगे, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते होंगे, उनको अच्छी ट्यूशन मिलती होंगी, उनका क्या लेवल होगा। दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे डोडा में तो एजुकेशन नहीं, ठीक है। जम्मू आया, यहाँ पे एडमिशन ली और सीधे मैंने उस टाइम में क्लियर हुआ था कि अब सोसाइटी मैं अब ज़्यादा नहीं सुनूंगा, मैं अपने दिल की करूँगा। आई डिसाइडेड टू गो फॉर सिविल सर्विसेज और मैंने आर्ट्स लिया। तो मेरा पॉलिटी, हिस्ट्री मैन थे मेरे, तो हमें सब्जेक्ट चेंज होते थे इस क्लस्टर में। इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, इन्वायरमेंट भी पढ़ी, आर्कियोलॉजी भी पढ़ी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े ग्रेजुएशन के अंदर। उसके बाद बहुत सारे रास्ते थे आगे, बहुत सारे फ्रेंड्स पीजी करने चले गए।
बहुत सारे फ्रेंड्स हमें ग्रेजुएशन के टाइम पे आई थिंक 16,000 के करीब आई थी, 8-16,000 के करीब जीकेएसएसबी ने वो फोर्थ क्लास वैकेंसीज हाँ, निकाली थी। क्लास 4 हाँ, 2019 में, हाँ। तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने वो एग्ज़ाम दिया, उनका हो भी गया क्योंकि अभी हमारी ग्रेजुएशन हुई नहीं, हुई उसको नहीं है, अपर क्वालिफिकेशन 12th थी। 12th। तो वो अभी सर्व कर रहे हैं, अच्छा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, एमटीएस। मुझे आइडिया है कि मैं जाऊंगा, बट उस टाइम पे मम्मी ने रोका। उन्होंने कहा कि इसमें फंस के रह जाओगे, इसमें मैंने देखा एमटीएस को काम करते हुए। मेरी मम्मा वो कभी स्कूल नहीं गई है, वो नेवर, बट उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इंटेलेक्चुअल, मैं बताऊंगा आगे आपको। क्योंकि ये बात बोलना बहुत बड़ी हाँ, बात मैं है। बताऊंगा आपको ये चीज़। और मैं क्लास में भी खास करके फीमेल एस्पिरेंट्स को बताता हूँ कि लड़की का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि इसमें फंस के रह जाओगे, क्योंकि मैंने देखा है जब हम जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, वहाँ पे एमटीएस से कितना काम करवाते हैं, इनको टाइम नहीं मिलता, इनके अंदर चाहे कितना ही पोटेंशियल हो, नहीं वो मिला, फिर वहीं पे फंस के रह जाते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया कि मैं एग्ज़ाम नहीं नहीं दूंगा। बहुत सारे फ्रेंड्स उसमें चले गए, कुछ हायर स्टडीज़ में चले गए। मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाऊँगा, हायर स्टडीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि डिस्टेंस एजुकेशन, मैंने कहा मैं डिस्टेंस भी नहीं लूँगा, मुझे जाना ही नहीं, क्योंकि मुझे रखना ही, मुझे शायद ये माइंड में रहेगा कि मेरे पास एक और ऑप्शन है, तो मैं इसके साथ लॉयल नहीं रह पाऊँगा। उस टाइम पे मुझे यही था, उस टाइम की जो मैच्योरिटी थी उस हिसाब से डिसीजन लिया। कॉलेज पास आउट थे, ले लिया डिसीजन। पहली बार लाइब्रेरी ज्वाइन की, कौन सी लाइब्रेरी थी? बठिंडी के ही अंदर थी। अच्छा, बठिंडे। हाँ, पहली बार लाइब्रेरी ज्वाइन की। पहली बार मैंने सीरियस होकर पढ़ना शुरू किया किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये कब की बात है? 2000? 2021 या 22 की बात है, 22 की शायद बात है। तो वहाँ पे ऐसा हुआ, मैं 8 बजे लाइब्रेरी गया, 11 बजे तक बैठा, 11 बजे तक। और वो मुझे लगा बस बहुत है, 2-3 घंटे बहुत है। पहली बार मैंने सीरियस होकर इतना पढ़ा था, मैंने ना 10th में इतना पढ़ा, ना 12th में इतना पढ़ा, पहली बार इतना पढ़ा। तो आया वापस, मुझे लगा लाइब्रेरी, नहीं हो पाएगा। लाइब्रेरी बॉय, वहाँ पे सब लोग देखते हैं, जज करते हैं, फिर चला गया। वो मुझे लगा 2-3 दिन लाइब्रेरी नहीं गए। नहीं गया। फिर मुझे खुद एक वो सेल्फ रियलाइजेशन कि नहीं, सपने देखता हूँ मैं आईएएस के, 2 घंटे घंटे मुझसे पढ़ने। बैठा नहीं जा रहा है। लाइब्रेरी चला गया। उस दिन मैं नमाज पढ़ के ही निकल गया, शायद 6 बजे निकल गया लाइब्रेरी। शाम तक बैठा, बहुत प्रॉब्लम हुई लेकिन बैठ गया। लाइब्रेरी जाके मुझे अपनी कमी पता लगी। कॉलेज में पास करना, कॉलेज पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती, हम डेट शीट के टाइम पे पढ़ा करते थे। हाँ। आर्ट्स था, याद रखनी होती थी कहानियाँ। तो आप यकीन करोगे, मेरे पास, मैं अपनी इंडियन पॉलिटी की फ़ोटो आपको सेंड करूँगा। आपके सब्जेक्ट क्या थे ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में पॉलिटी थी, हाँ। हिस्ट्री थी, इकोनॉमिक्स थी, आर्कियोलॉजी थी। मतलब मेन कोर सब्जेक्ट कौन से मेन थे? पॉलिटी, हिस्ट्री, जो पूरे पॉलिटी और 6 हिस्ट्री। सेमेस्टर हमने आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री। जैसे हमारे टाइम पे सिर्फ एनवायरनमेंट एक साल में आती थी, तो आपका क्या हर सेमेस्टर वाइज चेंज होता था या फिर कैसा? 2 मेन सब्जेक्ट रहते थे, 2 चेंज होते थे। अच्छा, ठीक जैसे है। इंग्लिश भी पढ़ी है, उर्दू भी पढ़ा है। अच्छा। हाँ, उर्दू भी पढ़ा है, एनवायरनमेंट भी पढ़ी है, आर्कियोलॉजी भी पढ़ी है, लेजिस्लेटिव स्पोर्ट अलग से एक स्किल होता था वो भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है। 2 वाह। सेमेस्टर इकोनॉमिक्स थी, 5th और 6th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स भी थी। तो लाइब्रेरी में पहली बार मैंने क्या काम किया, लक्ष्मीकांत खोली, पढ़नी थी। उस टाइम पे जो गाइडेंस हमारे पास थी, मैंने लक्ष्मीकांत को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट किए हैं, मीनिंग्स लिखे हैं। दैट वाज द लेवल। लिंक क्यों, मतलब? क्योंकि मुझे नहीं आती थी उसकी ये क्या बोल रहा है, ये क्या लिखा है, अच्छा। नहीं आता था। वीकनेस अपनी बता रहा हूँ कि अगर आज कोई एस्पिरेंट पढ़ना शुरू करता है, वो लक्ष्मीकांत पढ़ता है या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ता है और उसको वो चीज़ समझ आती है, मुझे नहीं आ रही थी। मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा था, क्योंकि जो एजुकेशन लेवल मेरा था, जहाँ से मैं उठ के यहाँ आया था, वहाँ पे यही कल्चर था, चीज़ों को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेशन करो, आपको समझ आने लग जाएंगी वो चीज़ें। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी असेंस क्या है, वो एनालिसिस उसका, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन सर मतलब जैसे हम कर तो रहे कि हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, बट ये तो ठीक है, मतलब कोई हेट नहीं है किसी लैंग्वेज की तरफ, बट किसी सब्जेक्ट को उर्दू में ट्रांसलेट करना मतलब ठीक है, समझने के लिए शायद अच्छा हो, लेकिन ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग। मैं डेट्स लिख के रखता था। आई स्टिल रिमेंबर, जो अभी भी मेरे पॉलिटी वही पड़ी है मेरे पास।
प्रेसिडेंट का चैप्टर है, हम लक्ष्मीकांत की बात कर एम रहे हैं ना? लक्ष्मीकांत, प्रेसिडेंट का चैप्टर है, उसमें ठीक ठाक चैप्टर है। आज मैं उसको 45 टू 1 आवर के अंदर रिवाइज कर देता हूँ, पढ़ लेता हूँ, गो थ्रू हो जाता हूँ, इतना टाइम लगता है। दैट टाइम मुझे ऑलमोस्ट हफ्ते से 10 दिन लगे थे उसको करने में। बुक को, हाँ, उसको पढ़ने, चैप्टर को, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर सिर्फ, क्योंकि God. उसमें डेट्स लिखी हैं, यहाँ तक मैंने इस डेट को कंप्लीट किया, फिर यहाँ पे इस डेट को मैंने कंप्लीट किया, तो वो ऑलमोस्ट 7, 8, 9 या 10 दिन बनते प्रेसिडेंट वाला चैप्टर। आप जरा आइडिया लगाओ, 22 पास आउट, शायद 21-22 में ग्रेजुएशन हुई, लगभग 4-5 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए को। ये ना एक्चुअली सर, ये सिर्फ डोडा की बात नहीं है। ये जब मैं भी चलो वॉज फॉर्चुनेट कि पापा ने मेरे को आर्मी स्कूल वगैरह में पढ़ाया, तो थोड़ा सा बेबी वॉज बेटर। बट हमारे जहाँ पे हमारा गांव है अखनूर वाली साइड जोड़ियाँ, तो वहाँ से एक बच्चे 2-3 मैंने देखे थे अराउंड, मेरे को लगता है 3 साल पहले, मेरे गांव के जो हैं, तो देवर 10th पास, 10th या 12th पास, तो उनको एक लाइन पूरी पढ़ के उसको समझना नहीं आता था। और हम बोलते हैं कि 100% लिटरेसी स्टेट की है, हम भी होने वाले हैं 76%, बट वो लिटरेसी वही है कि जो अपना नाम लिख पा रहा है और नहीं लिख पा रहा है। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा कि 12th पास एक बच्चा, 10th पास एक बच्चा एक अंग्रेजी की लाइन को पढ़ के समझ नहीं सकता है कि उसका क्या मतलब है और क्या हो सकता है। एग्जैक्टली। और हम लोग ट्राई करते हैं कि मतलब हम लोग इतना बोलते हैं कि यार हाँ, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी कर दी हैं, साफ़ सुथरा कर दिया है, टॉयलेट्स ठीक है, बेसिक चीज़ है, लेकिन वो ठीक कर दी है, लेकिन अंदर की जो कोर चीज़ है उसको तो हमने अभी तक हाथ नहीं लगाया कि बेटर करेंगे। सी वी आर फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, एग्जैक्टली। इतने एजुकेटेड निकल रहे हैं, लिटरेसी रेट बढ़ बढ़ रहा रहा है, बट क्या वो क्वालिटी हम कर पा रहे हैं? ये तो मैंने आपको यूटी लेवल पे बात बताई, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात मैंने बताई आपको। अगर इसको ग्लोबल लेवल पे जाए, क्या हम ग्लोबली compete कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। इंडिया ने अभी तक अपने ग्लोबली एक्सेप्टेड कितने चैटबॉट बनाए, चैट जीपीटी की तरह, जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हो कि हम इसको प्रियोरिटी देंगे। मोस्टली सर मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि हमें या हम लोगों को, सबको अपने अपने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हमने चुने के भेजे हुए हैं असेंबली में, उनसे हमें बात करनी चाहिए। और टीचर्स, सर आप पढ़ा रहे हो, आप अपना पढ़ाना थोड़ी देर छोड़ के आप बता सकते हो कि आप ये कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को खुद बाहर आना पड़ेगा या फिर उन रिप्रेजेंटेटिव से खुद भी मिलना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा स्टूडेंट्स को बाहर आना पड़ेगा जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा सवाल है, अगर स्टूडेंट्स को बाहर आना है, हमने रिप्रेजेंटेटिव्स किस लिए भेजे? मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, जेकेएसएस एक पब्लिक ऑफिस है, आपको वहां जाना है, उनको वेलकम करना चाहिए। हम अपने ग्रीवियंस लेकर किसके जाएंगे? पहली बॉडी जेकेएसएस भी हमारे माइंड में आएगी। पहले चेयरमैन सर से मिलते थे, अब मिल पाते नहीं सर, अब तो बिल्कुल ही मना ही है ना। अब फैकल्टीज उठ के चली गई, हमने भी मेमोरेंडम बनाया, वहाँ पे गए, बाकी भी इंस्टीट्यूट जितने भी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से उठे, वहाँ पे गए, बात की। जब हम बार बार जाएंगे, वो क्या कहेंगे? ये आपकी प्रॉब्लम है, ये जिनकी प्रॉब्लम है वो खुद नहीं आ रहे। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मैं अपनी प्रॉब्लम लेके जो आपको सॉल्व करनी थी, आपने वो और एक्सेजरेट किया उस प्रॉब्लम को, मैं आपके पास भी आऊं, मैं कोर्ट भी चला जाऊं, मैं सड़कों पे प्रोटेस्ट भी करूं, ठीक है, पुलिस आए गाड़ी में भर के मुझे लेके जाए, ये आप मुझसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? मैं एज अ यूथ जिसने अपनी लाइफ का सबसे क्रूशियल टाइम, सबसे प्रीशियस टाइम, जिस टाइम पे अपनी इस बेस्ट एनर्जी को मैं यूटिलाइज करके एक एंटरप्रेन्योर बन सकता था, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता था, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता था। एनर्जी थी ना इस टाइम पे, 20 to 30, दिस इज द पीक एज ऑफ एनर्जी। 30 के बाद वाले एस्पिरेंट्स नहीं पढ़ पाते, ठीक है, नहीं, उनमें उतनी एनर्जी नहीं होती पढ़ने की। तो इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने अपनी लाइफ का क्रूशियल टाइम जो है लाइब्रेरी में दे दिया, लाइब्रेरी में बैठा हुआ, ठीक है, परेशान हूँ, घर वालों से नजरें नहीं मिला पाता हूँ, मैं 4 साल से घर नहीं गया हूँ, 4 साल से खुद भी।
घर वालों से नज़रें नहीं मिला पाता हूँ, रिश्तेदारों से बात नहीं कर पाता हूँ, मोहल्ले वाले पूछते हैं बच्चे अभी तक क्या कर रहे हो, अभी जॉब नहीं लगी। कुछ लोग ताने मारते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली Indirect. सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। और उस सब से मैं लाइब्रेरी में बैठा होता हूँ ताकि कुछ बने। बने। और आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मैंने रिप्रेजेंटेटिव्स जो मैंने भेजे, अब मैं खुद, वो क्यों नहीं आएंगे? ये काम किन का था? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, हमने उनको आगे भेजा सो दैट वो हमारी आवाज उठाए। बच्चों को किसके पास जाना पड़ा पता है? एक्स एमएलए, एक्स एमएलए गए सर, एक्स हम एमएलए लोग के खुद पास गए। गए थे, ठीक है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि कोई एक रिप्रेजेंटेटिव एमएलए सड़कों पे आया बच्चों के साथ, उनने प्रोटेस्ट किया। सीएम के घर के सामने हुआ था, एमपी गए थे। और कितनी एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो? कितनी बार ऐसा हुआ? ये जेकेएसएसबी का इशू हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने कितनी बार इसको उठाया, बना ये एक हॉट टॉपिक बना। ये कभी हॉट टॉपिक सिर्फ तब बना जब हम सड़कों पे उतरे, वही सर जेकेपीएसआई के है टाइम, ना, उस बस टाइम उसी पे। टाइम। और जानते उस टाइम पे भी क्यों हुआ था? सर तब इलेक्शंस थी, तब एक, आने वाली थी वो। हाँ, और बच्चे क्यों जमा हुए थे? बच्चे तो सर बहुत सारी, मास रिक्रूटमेंट थी, बहुत बहुत ज्यादा पोस्टें थी। पोस्ट आ रही थी। अब इन्होंने क्या किया? हमें डिवाइड कर दिया। ये बात सर, मैं जब अपने ग्रुप्स में बैठा होता हूँ, मैं ये अपने बात ये बोलता हूँ कि यार बच्चे रोड पे नहीं आ रहे, और रोड पे आएंगे कैसे? आपने 30 पोस्टें निकाल दी, 30 पोस्टों के लिए 90,000 बच्चा उस साइड हो गया। फिर आपने उस 30 पोस्टों का एग्जाम भी करवा दिए, और पता है कि कैलेंडर आ गया, अभी जैसे कैलेंडर आ गया है तो अभी एग्जाम करवा दिया। लेकिन बाकी जो 2 लाख या 1.5 लाख बच्चा है, जो मास रिक्रूटमेंट, जैसे अभी फा का एग्जाम है, ऐसी रिक्रूटमेंट जब पहले थी या अभी आएगी, या जैसे सर 350 भी मैं उसको अच्छी खासी रिक्रूटमेंट बोलूंगा, मतलब फॉर 300 अगर कहीं पे टच हो रहा टच हो है रहा है तो तो एक ओके, ऑल राइट, कि नो हो सकता प्रॉब्लम। है, चलो 300 के चक्कर में 10,000, 20,000, 30,000 बच्चा कम से कम किताबें लेके बैठेगा, पढ़ेगा किसी गलत आदतों के चक्कर। लेकिन अब वो जो साढ़े सर, मेरे को लगता है कि जो 350 पोस्ट है या फिर 300 जो भी जूनियर असिस्टेंट की है, मोस्टली इसमें वो बच्चा होने वाला है जो पिछले 3 या 4 सालों से लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। डेफिनेटली। और उस वजह से वो बच्चा अभी इस फिराक में है कि यार अब मैं टाइपिंग करूं कि नहीं करूं, क्योंकि 50% स्कोर नहीं हो रहा बच्चों से। जो बच्चे हर टेस्ट सीरीज में, हर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में 80 मतलब 70 प्लस आउट ऑफ 80 ले रहे थे। और मैं उन सब बच्चों से, मतलब सब तो नहीं, मतलब जितने भी लाइब्रेरीज में मैं जितनों से मिल पाया हूँ सर, दे वर स्कोरिंग 72, 73, 74, बट दे आर नॉट एबल टू टच 40 इन दिस एग्जाम। और हमें लगता है कि यार ये तो छोटी सी बात है, जेकेएसएस भी को लगता होगा यार रिक्रूटमेंट है, ठीक है। एक मेरे को ऐसे पता चला कि उन्होंने बोला है कि यार लेवल बढ़ा दिया तो कट ऑफ गिरेगा। अरे लेवल बढ़ा दिया, कट ऑफ तो गिरेगा, लेकिन उस क्वेश्चंस के चक्कर में 10, 15 या 20 क्वेश्चंस के चक्कर में बच्चों के जो 40 या 45 जो क्वेश्चन सही हो सकते थे, उनको अटेम्प्ट करना मुश्किल हो गया उनके लिए। क्योंकि जो जैसे डी सेट था या फिर एक और सेट था जिसमें पहले कंप्यूटर आ गया, अब उस कंप्यूटर की वजह से मैंने, मतलब मेरे दोस्त ने पेपर दिया से उस कंप्यूटर को से पढ़ने में 25 मिनट चले गए। और उस 25 मिनट में कितने क्वेश्चन लगा पाया वो? 6 या 7। और जो मैथ और रीजनिंग था लास्ट में पढ़ा उसका, मैथ और रीजनिंग वो पूरा कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सारा टाइम वेस्ट कर दिया इस कंप्यूटर में और जीके में। और इंग्लिश में क्या किया इन्होंने? लेवल नहीं बढ़ाया, मतलब लेवल क्या, मतलब चीजें वही है, लेकिन द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन उसको चेंज कर दिया। अब जेके बोस सबसे, मतलब जो मेरे को भी ये लगना स्टार्ट हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ सर, सीबीएसई और जेके बोस में जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है। हमें लगता है कि सीबीएसई नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है सर। जेके बोस जैसे आप बता रहे हो डोडा में या फिर हमारे अखनूर साइड पे, सर जेके बोस वालों का लेवल अभी भी बहुत बुरा है। उनको जो चीज करने हमें सीबीएसई को करने में 1 या 2 टाइम लगता है, उनको 6, 5 टाइम, वो भी चैट जीपीटी की हेल्प से थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, नहीं तो वो भी बहुत टाइम लगता है। तो इसमें सर एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि ठीक है हम लोग किसके पास जा सकते हैं, किसी के पास नहीं, अब एक एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए? मैं ये 2 चीज़ों से पूछ रहा हूँ, एक तो जो भी एग्ज़ाम है किसको टाइपिंग करनी चाहिए, या और आगे जो नए बच्चे जेकेएसएसबी की तरफ आ रहे हैं जो पुराने हैं। इसका एक बहुत डिटेल्ड आंसर बनेगा क्योंकि आपने मल्टीपल क्वेश्चन इसमें पूछे, मैं सबको थोड़ा थोड़ा टच करता हूँ। सबसे पहले तो आपने पैटर्न शिफ्ट की बात की, ओके, आपने कंप्यूटर के एग्जांपल दी जी। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कंप्यूटर फैकल्टी है उन्होंने जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई किया है, एनआईटी श्रीनगर से कंप्यूटर साइंस बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है।
उन्होंने जब ये क्वेश्चन खुद सॉल्व किया, हर किसी ने कहा था कंप्यूटर किसी के मटेरियल से नहीं आए थे, हमारे मटेरियल से ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे, वो हम दिखा सकते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन आए थे और उसके बाद 4 क्वेश्चन थे जो सिलेबस से बाहर थे, और बाकी क्वेश्चन जो थे वो मल्टीपल कंपोनेंट्स को मिलाकर उनका आंसर बन सकता था। एक चैप्टर से एक लाइन, दूसरे चैप्टर से दूसरी लाइन, तीसरे चैप्टर से तीसरी लाइन, ऐसे करते हुए, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये खुद सॉल्व करने बैठता, 80 मार्क्स का पेपर था, हर एक को आपको 20-20 मिनट देने। उन्होंने कहा ये 20 मिनट में सॉल्व होने वाली सेक्शन नहीं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप ये बता रहे हो कि ये जो पैटर्न शिफ्ट हुआ इसमें क्या करना चाहिए। पहली बात, इसके अंदर हमने देखा टफ तो है ही, साथ में टाइम कंज्यूमिंग है कि अगर सॉल्व किया भी जाएगा, जैसे उस कंप्यूटर फैकल्टी ने सॉल्व किया, लेकिन उसको खुद वो उस विद इन द गिवन टाइम उसको सॉल्व नहीं कर पाया, क्वेश्चंस उससे भी स्किप हो जाएंगे। इस लेवल के क्वेश्चंस अपने फ्रेम ही क्यों करने हैं, न तो लेवल पोस्ट का वैसा है, फिर इस लेवल के क्वेश्चन फ्रेम नहीं करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब पैटर्न तो शिफ्ट हो गया, हम बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं एज अ फैकल्टी। कोई भी फैकल्टी जब यहाँ पे आती है इस फील्ड के अंदर पढ़ाने के लिए, ऑफ कोर्स उसको अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, वो सिर्फ उसी वजह से उस फील्ड के अंदर आया, अदरवाइज ऐसे कोई नहीं आएगा। और अगर कोई आता भी है वो रिकॉर्डेड क्लासेस ही डालते हैं, थोड़ा पढ़ा रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दिया। लाइव क्लासेस जो भी फैकल्टी लेती है उनके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, फिर जाकर वो लाइव क्लास लेता है। मैं खुद 1 घंटे की क्लास लेने के बाद लगभग 40 मिनट का डाउट सेशन होता है। लास्ट एस्पिरेंट का जब तक मैं डाउट क्लियर नहीं करता, मैं क्लास एंड नहीं करता डे फर्स्ट से। टीचर्स पढ़ाना जानते हैं, उनके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, लेकिन अब क्या मैं यूपीएससी लेवल की ज्योग्राफी पढ़ाऊं? सवाल है ना। आपने कहा करेंगे क्या, लेवल बढ़ा है, क्या हमें लेवल बढ़ाना है, हमें आती हैं वो चीजें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे यूपीएससी लेवल की ज्योग्राफी पढ़ानी है और एज एन एस्पिरेंट मुझे यूपीएससी लेवल की ज्योग्राफी पढ़नी है, तो फिर मैं लेवल 4 क्यों दूंगा? लेवल 4 क्यों दूं? फिर मैं जेके एसएसबी ही क्यों दूं? एसएससी के लिए पढ़ूंगा, मास रिक्रूटमेंट होती है, कंसिस्टेंसी है, इंटीग्रिटी है, ठीक है, पहली बात। अब एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, देखो एक सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर चाहे यूटी है, चाहे पहले स्टेट थी, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स एंड यूटी, यहाँ पे बहुत पीस है। बिल्कुल। आप अब भी उठ के दिल्ली चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, आप ये कहोगे मैं जम्मू में वापस कब आऊँ, अपने घर कब वापस आऊँ, एक ही फीलिंग आती है बाहर जाके, ठीक है। इस वजह से सभी एस्पिरेंट्स की कोशिश ये रहती कि यार यहीं पे घर में ही लग जाए, बेटर था, बाहर बहुत कियोस है, हम वहाँ पे एडजस्ट, हम उस एनवायरनमेंट में पले बढ़े नहीं। सो यू आर द 4th या 5th पर्सन जिसने ये बात कही है, और यहाँ बैठ के मतलब टीचर्स जो जितने भी बाहर पढ़ा चुके हैं, तो मतलब ये बहुत कम लोग हैं जो मतलब जो हम लोग हैं, मतलब जिन्होंने नहीं सोचा कि बाहर जाएं, लेकिन जो सोच रहे हैं उनको नहीं पता कि बाहर कितना क्योस है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अगर आप 30,000 40,000 भी कमाते हो, बहुत है, अच्छे से लाइफ गुजर जाती है मजे से, फैमिली के साथ। बाहर आपकी सैलरी अगर 80,000 भी है, वो कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए कोशिश करते हैं बच्चे, और माँ बाप भी बच्चों को ये कहते हैं कि यहीं पे करो, पहले जेके एसएसबी या जेके पीएससी ट्राई करो, ठीक है। अब 2 एज ग्रुप है हमारे पास, एक है जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए होंगे या होने वाले होंगे, एक है जो काफ़ी टाइम से इस फील्ड के अंदर है। जो काफ़ी टाइम से इस फील्ड के अंदर है, मैं उनको ये बताऊंगा अगर आपके अंदर कोई स्किल है, उस स्किल के ऊपर फोकस करो। आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया, प्राइमरीली आप भी एक एस्पिरेंट हो, बट आपने उठाया, आपके अंदर स्पीकिंग स्किल्स अच्छे थे, आपने कहा मैं इसका इस्तेमाल करूं। मुझ में टीचिंग स्किल्स थे, मैंने कहा मैं इन टीचिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके क्यों ना पढ़ाना शुरू करूं। आपको पता है मैंने ऑनलाइन कब से पढ़ाना शुरू किया है? 2019 से। आप YouTube पे चैनल देखना, लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल, सारी प्रमोशन नहीं कर रहा। मेरे को लगा आपने सबसे पहले ट्रिपल में किया है। नहीं, 2020 से वहाँ पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, 2019 की भी थी जो मैंने हटा दी थी खुद से, 2020 की वीडियोस वहाँ से पड़ी हैं, हर एक चीज़ कवर की उस टाइम पे मैंने। अभी एक्टिव है वो चैनल? नहीं है, अभी नहीं है। YouTube पे मिलेगा आपको, पढ़ाई हुई चीज़ें वहाँ पर हैं वहाँ पे। उस टाइम पे मैं सीख रहा था। अब जिन एस्पिरेंट ने मुझसे लाइव क्लास ली होंगी वो डिफरेंस फील करेंगे। उस टाइम पे मुझे होता था आज जैसे मैं क्लास लेता हूँ, धड़ 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 धड़,
मैंने एक ठीक दो है। लाइव आपकी देखी है हाँ, मतलब। लेकिन उस टाइम पे मुझे स्टेमर था, Stammer काफी स्टेमर था। होता आई है। वॉज लर्निंग, आई वॉज इम्प्रूविंग माई स्किल्स। फोकस किया, 4 साल लगे, 5 साल लगे, इतना इम्प्रूव किया कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म है ट्रिपल एस, उन्हें पसंद आया, उनसे बात हुई, और 3 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, ये क्या था? स्किल्स। स्किल। तो आप में जो भी स्किल है उसके ऊपर काम करो, उसको इंप्रूव करो साइड टू साइड, सो दैट कि बैकअप बना रहे। मेरा मानना है बैकअप होना चाहिए। और जो नए आने वाले हैं, अगर वो प्रियोरिटी जेकेएसएसबी को देना चाहते हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि बैकअप लेकर चलो। और मेरे को लगता है सर, इस बैकअप के लिए जो हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि स्किल ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर बच्चे ये इससे ये समझ जाए कि यार हाँ ठीक है हम लोग स्किल सीख लेते हैं, जब बहुत बढ़िया स्किल बन जाएगी कोई तब स्टार्ट करे। मेरे को लगता है जैसे आप बता रहे हो, मैंने भी जैसे अभी स्टार्ट किया, तो ये चीज़ स्टार्ट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि यार मैं कर लेता हूँ पहले 3-4 साल, तो वो जब तक आप बाहर नहीं आओगे उस चीज़ से, वो चीज़ ट्राई करना नहीं स्टार्ट करोगे, इम्प्रूव नहीं होगा कभी भी। एग्जैक्टली ये बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट। तो जैसे सर हम लोग जेए की बात की, जैसे अभी फाक एग्ज़ाम भी है जिसमें जीएस का पोर्शन 30 मार्क्स है, वेटेज काफ़ी ज़्यादा है जेएंड की और जीएस की। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं जी। बच्चों को ये कहता हूँ जीएस 50 है। आप इकोनॉमिक्स भी 10 मार्क अच्छा, इसमें इंक्लूड इकोनॉमिक्स करो, और स्टैट्स भी। साइंस, जनरल साइंस, साइंस, अच्छा जनरल ठीक। साइंस भी उसमें इंक्लूड करो, स्टैट्स को मैथ्स में इंक्लूड मैथ्स। कर सकते हो कि मैथ 20 मार्क्स की है, क्योंकि स्टैट्स भी वही तो है। लेकिन क्या सर 3 महीने में, मतलब अभी टाइम मिल गया वैसे बच्चों को, हम्म तो ये 3 महीने काफ़ी, अगर किसी को हम्म बेसिक नॉलेज है, पेपर देते आ रहा है, तो वो अगर फास्ट स्टार्ट करे जेके पे से ना चूज करके। दो चीज़ें हैं, दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब और सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। जानते हो आज सबसे बड़ी चैलेंज क्या है एक एस्पिरेंट के लिए? क्या? सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज प्रॉब्लम ये नहीं है लैक ऑफ रिसोर्स, आज सबसे बड़ा चैलेंज है अबंडेंस ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, स्ट्रेटजीज इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं, कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल है, वो उसी में फंस के रह जाता है। आपको फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एग्जैक्टली। नाउ मेरा क्या काम है? मैंने कहा दो तरह के एस्पिरेंट्स हैं। एक एस्पिरेंट है जो इनकी बातें सुनकर वो कहेंगे ज्योग्राफी के लिए ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, एनसीईआरटी भी पढ़ना, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना, इस इंस्टीट्यूट के नोट्स भी पढ़ना, उस इंस्टीट्यूट के नोट्स भी पढ़ना। वो सब मटेरियल लाएगा, पढ़ना शुरू कर देगा। ऑफ कोर्स उसको टाइम लगेगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली क्रक्स निकाल के बनाने हैं अपने हैंड रिटन नोट्स। दूसरे एस्पिरेंट्स वो हैं, मैं बताऊंगा यहाँ पे, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो बच्चों को एज देते हैं कि उन्होंने बाकियों की जगह पे ये काम किया है। मैं अपनी बात करूँ, मैं कभी अपने नोट्स आपको दिखाऊंगा। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बनाई जियोग्राफी के नोट्स, मैंने एनसीईआरटी से शुरुआत की, एनसीईआरटी डाल दी। मैंने स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने पढ़ी थी और जो मार्केट में अवेलेबल है, जो पॉपुलर हैं, पढ़ी, जो जो पॉइंट्स थे डाल दिए। इम्पॉर्टेंट नोट्स जितने भी मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं वो पढ़े, उनका क्रक्स देखा, वो डाल दिए। मैंने बच्चे के बिहाफ पे ये मेहनत खुद कर ली, होमवर्क खुद कर लिया मैंने। बच्चे के सामने पुलाव रखा है, उसको वो पुलाव खाना है। सॉरी टू इंटरप्ट सर। आपने सॉरी सॉरी। ओके ओके, मतलब जैसे आप ये बता रहे हो, मैं ये इसलिए अभी इंटरप्ट किया इट्स ओके। क्योंकि ये सारा जो आप बोल रहे हो ये मैंने खुद पढ़ा है। मतलब ये पूरा, मतलब मैंने जब अपने सीडीएस या सीपीएफई प्रिपरेशन कर रहा था तो सब एनसीईआरटी से पढ़ा था। लक्ष्मीकांत हो गई, एनसीईआरटी ज्योग्राफी हो गई। लेकिन जब से जेकेएसएसबी में आया, ये एनसीईआरटी पढ़ना मैंने कहा टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आपके जब नोट्स पढ़े मैंने, और मैंने जितने भी लोगों ने अभी मेरे से पूछ रहे थे कि अभिषेक भाई कहाँ से करें, क्या करें जीएस का और ये सब, तो मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैंने ऐसे बोला कि मैंने कहा यार बाबर सर का आप पकड़ लो। अगर जहाँ जहाँ आपको लगता है कि सर ने बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, उसको थोड़ा बार बार रिवाइज कर लो या थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक सारा है वो एक बार कर लो। क्योंकि सर आपके जो नोट्स हैं, मतलब जो मैं देखे, अब आप ही के दिखे मेरे को, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो नोट्स पढ़ना मेरे को लग रहा है कि काफ़ी एनफ है जीएस के लिए और जे लिए। इकोनॉमिक्स मैंने थोड़ी सी पढ़ी, लेकिन मैं बाकी नोट्स की बात कर रहा हूँ कि वो सफिशिएंट है किसी एग्जाम के लिए, अगर जेके से भी थोड़े ढंग के क्वेश्चन डाल दें। दैट इज द मोस्ट अ टीचर कैन डू। इससे ज़्यादा क्या करेंगे कि हमने बना के रख दिया, हमने बच्चों की जगह पे होमवर्क कर दिया, हमने उनको वो दे दिया। हम उसको और बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाना ही तो है।
पर इज इट वर्थ ऑफ इट? मेरा यही सवाल है, किस लिए, क्यों इतना बर्डन में उसके ऊपर डालूं? ठीक है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मैं बच्चों को कहता, जब एस्पिरेंट कहते सर कोई और बुक भी पढ़नी है, वो मुझे बुक्स के नाम बोलते हैं, सर ये बुक पढ़ूं। ऑनेस्टली आज तक मुझे जितनी भी बुक्स एस्पिरेंट्स ने बोली सर ये पढ़ो, वो मैंने पढ़ ली होती हैं, उसमें और उनका जो भी क्रक्स correction। होता है वो डाल दिया होता है उसके अंदर। मैं इतना होमवर्क करता हूँ, इतना होमवर्क करता हूँ, एस्पिरेंट्स के लिए अपनी तारीफ नहीं करना चाहता है, गॉड फॉरगिव, बट मुझे रिसेंटली मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होगी, मैंने 15 दिन तक क्लास नहीं ली थी क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, और मुझे डॉक्टर ने कहा था रेस्ट करने के लिए। इतना ज़्यादा, क्योंकि वो इतना कंटेंट, इतनी रिसर्च करनी पड़ती है, कंटेंट बनाना पड़ता है, लैपटॉप के ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं प्राइमरी आई एम एन एस्पिरेंट, तो मुझे वो दर्द पता है कि मुझसे इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली कर्मा। मेरा भी एक बहुत बड़ा गोल है, अगर मैं यहाँ पे इनके साथ इनजस्टिस करूंगा, वो मेरे साथ इनजस्टिस करेगा। तो मैं उस चीज़ में, आई एम अ बिलीवर, तो मैं उस चीज़ का बहुत ख्याल रखता हूँ कि मुझसे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेरी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ जाए, इट्स ओके, लेकिन मैं अपने एस्पिरेंट जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मैं उसका ट्रस्ट ब्रेक ना कर पाऊँ, ये रहता है। आपने पूछा था कि अब एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या इस टाइम में 3 महीने, मैं मानता हूँ मिनिमम 4 महीने हैं, क्योंकि सितंबर में भी अगर उन्होंने एग्जाम कैलेंडर आउट किया, बहुत जल्दी अगर करेंगे, जो लगता नहीं है, मान लेते हैं कि उन्होंने किया, सितंबर में कर लिया, ठीक है, तो सितंबर में तो एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा। आपके पास जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो अगर आप वो पुलाव खाओगे इट्स ओके, बट अगर आप ये बोलोगे कि मैं सभी, दैट विल बी अ चैलेंजिंग। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कर लोगे, बट अगर आप मेरी तरह, जो प्रॉब्लम मुझे आई थी, जो बैकग्राउंड मेरा था एजुकेशन का, अगर वैसे हो, तो आई एम सॉरी, आपको ये नहीं करना चाहिए। मेरा यही सजेशन है, उस चीज़ के पीछे मत जाओ। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी फैकल्टी होती है, उन्होंने अच्छे से बनाया होता है, वेल रिसर्च कंटेंट होता है सबका ज़्यादातर, तो ट्रस्ट करो। मुझसे जो सबसे बड़ी गलती हुई थी 2021 में, कि मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया। मुझे आज ये रियलाइज़ होता है कि अगर मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया होता कोई भी एक, तो शायद ये जर्नी इतनी लंबी नहीं रही होती, छोटी रही होती। बहुत सारी चीज़ें जो खुद करनी पड़ी, वो टीचर ने मेरे बिहाफ पे की होती, वो मुझे खुद करनी पड़ी। तो ये मुझे लगता है कि बच्चा अगर स्कोर अच्छा करता, कहीं ना कहीं वो पंच, वो जो एक धक्का उसको होता है, वो इंस्टीट्यूट की ही तरफ से मिला होता है। इस चीज़ को मना नहीं कर सकते। अगर आपको इंस्टीट्यूशन से प्रॉब्लम है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से प्रॉब्लम है, मैं भी कहता हूँ बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोल्यूशन भी देता हूँ, प्रॉपर तरीके से सिलेबस वेल डिफाइन करो, ये चीज़ें होंगी, और उसके बाद वो चीज़ें एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट रेकमेंड करती है, वो उनसे क्यों नहीं निकलते क्वेश्चन, वो उनसे सॉल्व क्यों नहीं होते हैं। रखो ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल रखो कि हर लेवल का बच्चा उसको कर पाए। कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद नहीं होंगे जब तक आप ये करोगे, ये और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट का कैसा, टीचर आप अगर इतना पढ़ा सकते हो, आप थोड़ी और मेहनत करोगे तो वो लेवल भी आराम से मैंने कहा मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा लेंगे, किस लिए फिर मैं उसको लेवल 2 के लिए क्यों पढ़ रहा है वो बच्चा। और सबसे बड़ी दिक्कत कि 3 महीने में फिर वो बच्चा कैसे कंप्लीट करेगा। और बच्चे को तो मतलब एक टीचर है कि आप 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाओगे या 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम पढ़ाओगे, लेकिन बच्चे को तो फा के लिए 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अगर सारे टीचर अपना लेवल उससे पहुंचा देंगे, और मेरे को लगता है सब टीचर अच्छे हैं, बिल्कुल पहुंचा देंगे, लेकिन बच्चा वो 3 महीने में कंप्लीट कैसे करेगा और कैसे स्कोर करेगा। एग्जैक्टली। तो सर एट लास्ट मेरे को ये पूछना है कि कोई एक बेस्ट एडवाइस, एक या दो कोई एडवाइस अपने जे.एंड.के के एस्पिरेंट्स को कोई आप अपनी तरफ से देना चाहोगे। सब के लिए, हर एक एज ग्रुप के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अभी के लिए जो एग्ज़ाम कर रहे हो, अगर लंबे टाइम से उसके लिए पढ़ रहे हो, तो अभी के लिए करो उसके ऊपर फोकस, एक और चांस दो उसको, ठीक है, बट एट द सेम टाइम बैकअप माइंड में रखना। अगर आपने बैकअप माइंड में नहीं रखा है, बहुत प्रॉब्लम हो। खुद से एक क्वेश्चन पूछो, अगर मैं ओवर एज हो गया, मेरा कभी कोई एग्जाम नहीं निकला, मैं हमेशा आधे नंबर से, 1.5 नंबर से रह गया, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद से भी ये क्वेश्चन किया, बाबर ऐसा हो सकता है। कभी यूपीएससी नहीं निकला, कभी जेकेपीएससी भी नहीं निकला, और मैंने ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं किया। मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, मैंने कुछ नहीं किया। क्या रास्ता है, कुछ बैकअप है? मैंने यहाँ पे नहीं बताऊंगा,
मल्टीपल बैकअप्स रखे हैं बना के, बहुत स्किल्स के ऊपर काम किया है खुद के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी के लिए एज है, मैं काम कर सकता हूँ इस फील्ड में, खेल सकता हूँ एक तरह का जुआ कि चलो देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। क्या आप खुद से ये सवाल पूछ के सेटिस्फाई होते हो कि अगर जेके एसएसबी नहीं कुछ दूसरा होगा? तो मैं यही कहता हूँ, अगर जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बैकअप के ऊपर फोकस करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी सजेशन मैं ये कहूँगा, सोशल मीडिया है, इसके बहुत फ़ायदे भी हुए क्योंकि मोबिलाइजेशन इसी से हुई, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा। आज के टाइम पे सबसे बड़े नुकसान है, इतने बड़े ग्रुप, इतने सारे ग्रुप्स बने हैं, इतने सारे अकाउंट्स बने हुए हैं जिनका ज़्यादा काम है बच्चों को डीमोरलाइज करना। कोई अच्छा टीचर होगा उससे नहीं पढ़ना, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को डिफेम करने की कोशिश करें, खुद उसी से पढ़ रहे होंगे, वहीं पे रजिस्टर्ड होंगे, बस बाकी बच्चा यहाँ ना आए, उनके माइंड में एक डाउट पैदा करवाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों से बचो। और जब ऑफिशियल ऑर्डर आता है कि एग्जाम इस टाइम पे होगा, उन चीज़ पे बिलीव करो, र्यूमर्स पे बिलीव मत करो। ठीक है, तो जितना जल्दी होगा सोशल मीडिया से दूर रहो। इसका नुकसान शायद मुझे भी होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ से, बट मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया से दूर रहें, र्यूमर से दूर रहें, लाइब्रेरी में अगर हो कंसिस्टेंट रहो, पढ़ो, घर पे अगर इन्वायरमेंट है लाइब्रेरी वाला, घर पे पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो और तैयारी करो। बट एट द सेम टाइम, जिसके ऊपर मैंने कई बार, बहुत बार अभी तक फोकस किया, बैकअप इज मस्ट। स्किल्स के ऊपर काम करो, जो भी स्किल आपके अंदर है उसके ऊपर काम करो। वो स्किल ही किस काम का जिससे आप अर्न नहीं कर पा रहे हो। तो सर जाते जाते एक लाइटर नोट पे मुझे ये बता दो सर कि जेके जूनियर सेशन का कट ऑफ कितना जाएगा? सी, जो हमने एनालाइज किया अपने लेवल पे, और जो मुझ तक जितने भी एस्पिरेंट थे जिनका मैं देख रहा था कि अच्छा स्कोर हो रहा था, स्पेशली मॉक टेस्ट में, पुराने एस्पिरेंट थे, और में से बहुत सारे मेरे क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 50, ऑन एन एवरेज ज़्यादातर जो बच्चे जमा हुए 50 पे जमा हुए मेरे नज़दीक, कि सर अराउंड 50 to 60 के बीच में। 60 से पर मुझे बहुत रेयर मिले, बहुत रेयर, जिसने कहा कुछ बच्चों ने बहुत रेयर। तो मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे का, मैंने अपने लेवल पे, इंस्टीट्यूट के लेवल पे नहीं कहूँगा, बट मैंने अपने लेवल पे जितना एनालाइज किया, मैंने सबको ये कहा अगर 50 टच हो रहा है आपको टाइपिंग कर लेनी चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं जाता, आपको कौन सा दिन भर टाइपिंग करनी है। ठीक है, टाइपिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। हो सकता है कट सच में बहुत नीचे चला जाए, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पोलिंग भी करवाते हैं, तो इसमें ये हम 100% रिलाई नहीं कर सकते। मैंने उठा के डाल दिया 100 बच्चों को, क्या मैं फर्क आई वॉज पड़ता ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड, चलो बाकियों को भी कर देता हूँ फ्रस्ट्रेट। ठीक है, इसके पर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, मेजोरिटी में ज़्यादा बच्चे ऐसा तो नहीं करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि जो 50 के अराउंड हमें रहा, कि अगर 50 टच हो रहे हैं तो कर लेनी चाहिए टाइपिंग। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो मेरे को लगता है कि आपके साथ सर एक और पॉडकास्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बातें आपका, इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। सो डेफिनेटली सर एक और करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अब आपको दो चीज़ें करनी है। पहली, आपको ये वीडियो, ये एपिसोड उस सब दोस्तों को भेजते हैं जिन्हें आपको लगता है कि ये वीडियो या ये एपिसोड देखने की ज़रूरत थी। दूसरा, आपको नीचे हमें कमेंट करना है कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें थम्स अप भेजिए, और आपको लगता है कि हमें कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, प्लीज़ डू कमेंट एंड और हमें बताइए, ताकि हम चेंज कर पाएँ, हम इम्प्रूव कर पाएँ, और आपके सामने एक अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतर तरीके से ला पाए। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गिव योर थॉट अ चांस। थैंक यू। जय हिंद।